अध्याय 15 1848 की क्रांतियां। सन 1848 क्रांति का वर्ष। सन 1848 यूरोप के इतिहास में क्रांति का वर्ष है। यूरोप में उस वर्ष छोटी बड़ी 17 क्रांतियां हुईं। फ्रांस की क्रांति के बाद सर्वप्रथम 13 मार्च को वियना में विद्रोह हुआ, जो अन्य समस्त विद्रोहों से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया के अवतार मेटरनिक का पतन हो गया। वियना के विद्रोह का प्रभाव तात्कालिक हुआ और एक सप्ताह के अंदर ही ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा इटली में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी। 15 मार्च को हंगरी, बोहेमिया, क्रोटिया तथा इलीरिया में विद्रोह हुए। हंगरी के लोग जनता के अधिकार तथा राष्ट्रीय स्वराज के लिए उठ खड़े हुए। बोहेमिया के लोगों ने अपने लिए संविधान एवं लोकप्रिय उत्तरदायी मंत्रिमंडल की मांग की और क्रोटिया तथा इलीरिया के लोग मग्यार लोगों का जुआ अपने कंधों से उतार फेंकने को तैयार हो गए। 15 मार्च को पोप के राज्यों में विद्रोह हुआ और उसे जनता को संविधान प्रदान करना पड़ा। 18 मार्च को मिलान में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया और ऑस्ट्रिया की सेना को निकाल दिया गया। 22 मार्च को वेनिस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और दूसरे ही दिन सार्डिनिया के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके पहले जर्मनी में 15 मार्च को बर्लिन में विद्रोह हो चुका था और फ्रेडरिक विलियम को दबकर प्रशा के लिए ही नहीं, समस्त जर्मनी के लिए संवैधानिक शासन का सिद्धांत स्वीकार करना पड़ा। उसने समस्त जर्मनी के लिए संवैधानिक शासन स्थापित करने के निमित्त एक जर्मन राष्ट्रीय पार्लियामेंट भी आमंत्रित की। इस प्रयोग के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना ही जर्मनी के अन्य राज्यों की प्रजा उठ खड़ी हुई। बवेरिया के लोगों ने अपने राजा को सिंहासन त्यागने पर विवश किया और अपने लिए उदार शासन स्थापित कर लिया। बादेन की जनता ने अपने लिए प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और नागरिक सेना का निर्माण करवा लिया। सेक्सनी के लोगों के विद्रोह के फलस्वरूप वहां के राजा को अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके सुधार करने पड़े। डेनमार्क तथा हॉलैंड के शासकों को भी झुकना पड़ा और प्रजा की इच्छानुसार नवीन संविधान प्रदान करने पड़े। इंग्लैंड भी अछूता नहीं बचा। अप्रैल में वहां चार्टिस्ट आंदोलन हुआ और जुलाई में आयरलैंड में युवक आयरलैंड दल ने विद्रोह कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि मानव प्रतिक्रिया का अंत हो गया। सर्वत्र जनतंत्र का प्राधान्य स्थापित होता मालूम होता था। 1848 की यूरोपीय क्रांति के कारण। 1848 में यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतियों की लहर फ्रेंच क्रांति के उपरांत आई, किंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए कि इस सर्वव्यापी विप्लव का कारण फ्रांस की क्रांति थी। पृष्ठ 155। उसके पहले ही स्विट्जरलैंड में उदारवाद की विजय हो चुकी थी। नेपियल्स और पार्मा में सफल विद्रोह हो चुके थे और सार्डिनिया के राजा को संविधान की घोषणा करनी थी। परंतु फ्रेंच क्रांति की ज्वाला मानो एक संकेत थी, जिसे पाकर सर्वत्र क्रांतिकारी आंदोलन, जिनकी बहुत पहले से तैयारी थी, एक साथ भड़क उठे। संभव है कि इस संकेत के अभाव में ये विस्फोट एक साथ न होकर अलग अलग होता। 1848 की फ्रेंच क्रांति तो एक निमित्त मात्र थी। यूरोपीय क्रांति के वास्तविक कारण थे: नंबर 1, 1830 से 48 के मध्य होने वाले आर्थिक परिवर्तन। नंबर 2, इस युग में समाज संबंधी विचारधारा के क्षेत्र में क्रांति का होना। नंबर 3, उदारवादी सुधारों की दशा में विभिन्न सरकारों द्वारा या तो कोई कदम न उठाया जाना अथवा अपर्याप्त कदम उठाया जाना, जिससे जनता संतुष्ट होने के स्थान पर कुंठित और क्रुद्ध ही होती रही। आर्थिक परिवर्तन। जहां तक 1830 से 48 के मध्य होने वाले आर्थिक विकास का संबंध है, वो आधुनिकीकरण की दिशा में था। यातायात के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन व बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन एवं बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नवोदित पूंजीवादी युग की प्रमुख विशेषताएं थी। ये पूंजीवादी युग मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाकर रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को तथा उसके साथ ही सामाजिक रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग को अंदर ही अंदर नष्ट करता जा रहा था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के साथ एक देश की अर्थव्यवस्था का भाग्य दूसरे देश में होने वाली आर्थिक हलचलों से जुड़ गया था। इसका परिणाम ये निकला कि यूरोप को तीव्र एवं व्यापक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। ऐसे आर्थिक संकट 1838 से 39 में आए। इसके द्वारा जनता के कष्टों में कीमतों की वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हुई तथा वो क्रांति की ओर अग्रसर होने लगी। यूरोप के औद्योगिकरण ने समाज के नए प्रभावशाली तत्वों, बुजुर्गों एवं मजदूर वर्ग को और अधिक विकसित किया। पहले वर्ग के द्वारा उदारवादी शक्तियों को तथा दूसरे वर्ग के आर्थिक शोषण द्वारा सामाजिक असंतोष की भावना को तीव्रता प्राप्त हुई। दोनों ही रूपों में उसका परिणाम 1848 की क्रांति में निकला।
सामाजिक तनाव। 1830 से 48 के युग के यूरोप में आर्थिक परिवर्तनों ने पर्याप्त सामाजिक तनाव और विक्षोभ उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण परंपरागत यूरोपीय समाज टूटता जा रहा था। ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक ही था कि तत्कालीन चिंतक समाज रक्षा की दृष्टि से और उसे सुदृढ़ आधार प्रदान करने की दृष्टि से विचार करने लगे। इस चिंतन का परिणाम था पूर्ण प्रजातंत्र की, सेंट साइमन एवं फॉरिये के काल्पनिक समाजवाद की तथा कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक क्रांतिकारी समाजवाद की विचारधाराएं। विचारधारा का रूप कुछ भी रहा हो, परंतु तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था उसके अनुरूप न थी और इसलिए इन चिंतकों व उनके अनुयायियों की दृष्टि में ये नष्ट करने योग्य थी। नवीन क्रांतिकारी विचारों ने 1848 की क्रांति लाने में बहुत अधिक सहायता प्रदान की। सरकारों की रूढ़िवादिता। सुधारों के क्षेत्र में सरकारों की असफलता भी 1848 की क्रांति का एक मुख्य कारण बन गई। जहां तक मध्य एवं पूर्वी यूरोप का संबंध है, प्रतिक्रिया और रूढ़िवादी 1830 से 32 के मध्य भी वहां पर जमा हुए थे और इसलिए वहां भौतिक स्थितियों एवं विचारों के क्षेत्र में होने वाले बड़े परिवर्तनों के बावजूद समाज और राजनीति में परिवर्तन करके उन्हें समय के अनुरूप बनाने की कोई चेष्टा नहीं की गई। उदारवादी पश्चिमी यूरोप में सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा इस सिद्धांत के आधार पर हुई कि राज्य को, जो एक राजनीतिक संस्था है, उनसे कोई सरोकार नहीं है। पृष्ठ 156। राजनीतिक सुधारों की मांग को इस भय के कारण ठुकराया गया कि उनके फलस्वरूप प्रजातंत्र का विकास होगा तथा सत्ता प्रवर वर्ग के हाथों से निकलकर साधारण जनता के हाथ में पहुंच जाएगी। इस प्रकार 1848 तक संपूर्ण यूरोप में क्रांति हेतु आवश्यक दशाएं उत्पन्न हो चुकी थीं और इसलिए क्रांति हुई। मध्य यूरोप की स्थिति। 1830 में उदारवाद इंग्लैंड, फ्रांस तथा बेल्जियम में विजयी हो चुका था और वहां धीरे धीरे उसकी प्रगति हो रही थी, परंतु यूरोप में अन्यत्र उसका बहुत कम प्रभाव था। समस्त मध्य यूरोप 19वीं शताब्दी के मध्य में भी वैसा ही था जैसा 18वीं शताब्दी में था। सामाजिक जीवन में जब भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। सामंतवाद तथा अर्धदास व्यवस्था अब भी बहुत कुछ अंशों में विद्यमान थी। शासन में कुछ निपुणता अवश्य आ गई थी और पुराने शासक वर्ग से भिन्न वर्गों के लोग शासन में नियुक्त होते थे, परंतु फिर भी शासन दैवी अधिकार युक्त निरंकुश राजाओं के नाम से होता था। पूर्वी यूरोप में तो उदारवाद का नाम भी नहीं था। प्रथम एलेक्जेंडर के समय में रूस में उसकी कुछ क्षणिक झलक अवश्य दिखाई दी थी, परंतु उसके बाद स्थिति जैसी की तैसी हो गई थी। मेटरनिक का प्रभाव। मध्य यूरोप में उदारता के कट्टर शत्रु मेटरनिक का प्राधान्य था और जैसा हम देख चुके हैं, वो इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था कि राजा तथा प्रजा के बीच में कोई लिखित संविधान हो। समाज की परंपरागत वर्गीय व्यवस्था में विक्षेप डालने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया जाए या मध्यम वर्गीय पूंजीपतियों को जमींदारों एवं पादरियों के पुराने अधिकारों के लिए घातक नवीन अधिकार प्रदान किए जाएं, या व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की क्रांतिकारी मांग के साथ किसी प्रकार का भी समझौता किया जाए। जब तक उसका प्राधान्य रहा, उसने ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में और जहां कहीं बन सका सर्वत्र उदारवाद तथा राष्ट्रीयता का दमन करने में कोई कसर नहीं रखी। उदारवाद की प्रगति। परंतु अपनी समस्त शक्ति के साथ भी वो समय की गति को रोकने में असमर्थ रहा। उसने नाना प्रकार के नियंत्रण लगाए, किंतु जनता में उदारवाद का अनेक कारणों से प्रभाव बढ़ता रहा। जिन लोगों में ये प्रभाव अधिक था, वे थे मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग। अनेक मानवतावादी जमींदार तथा प्रगतिशील विचार वाले पादरी लोग भी उनके साथ थे, परंतु अन्य लोगों में उन्हें सबसे अधिक सहयोग प्राप्त था व्यापारिक लोगों का तथा नगरों में रहने वालों का। फिर भी उदारवाद की प्रगति धीमी ही थी, किंतु जब औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप मध्यम वर्ग में संपत्ति की वृद्धि हुई, नगरों में रहने वालों की संख्या बढ़ी और उनमें राज्य पर अधिकार जमाने तथा उसकी नीतियों का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो उसकी प्रगति तेज होने लगी। 1847 में समस्त मध्य यूरोप में उदारवादी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती रही। प्रशा में जनता ने पार्लियामेंट की स्थापना तथा कानून बनाने में अपने सहयोग की मांग की। स्विट्जरलैंड में उदारवादी प्रोटेस्टेंट कैंटनों की विजय हुई। इटली में पोप नवें पायस तथा टुस्कनी के ड्यूक ने अपने राज्यों में उदारवादी सुधारों की घोषणा की।
हंगरी में उदारवादी आंदोलनों अधिक तीव्र था और वहां उसका नेतृत्व शिक्षित लोग या उद्योगपति नहीं वरन देशभक्त जमींदार कर रहे थे और magyar राष्ट्र के मध्यम वर्ग तथा कृषकों से मिलकर ऑस्ट्रिया से पृथक होने का प्रयत्न कर रहे थे। 1847 में फ्रांसिस डीक ने हंगरी की पार्लियामेंट के सभी दलों को एक करके संवैधानिक शासन, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल तथा नागरिक अधिकारों की मांग की। इस प्रकार मध्य यूरोप में क्रांति की अग्नि सुलग रही थी, जो पश्चिम की ओर से आने वाली हवा से प्रज्वलित हो रही थी। पृष्ठ 157। मध्य यूरोपीय क्रांति का स्वरूप। क्रांति ने मध्य यूरोप के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप धारण किए, परंतु उसका मोटी तौर से द्विविध रूप उदारवादी तथा राष्ट्रीयतावादी था। क्रांतिकारी दो बातें चाहते थे: अपने अपने राज्य में उदारवाद की स्थापना करना अर्थात प्रतिनिधि सरकार और संविधान प्राप्त करना तथा अपने अपने राष्ट्र की एकता स्थापित करके उसे स्वतंत्र करना। जर्मनी में क्रांति का आधार था समस्त जर्मन राष्ट्र की एकता की दृढ़ इच्छा। उसके साथ ही ये विश्वास भी था कि उदारवाद की प्रतिष्ठा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकेगी। ऑस्ट्रिया के जर्मन प्रदेश में आंदोलन इसी प्रकार का था, परंतु वहां जनता का दृष्टिकोण अधिकतर उदारवादी था, राष्ट्रीय कम। हंगरी तथा अन्य अजर्मन प्रदेशों में आंदोलन ऊपर से तो कभी कभी उदारवादी दिखाई देता था, परंतु वास्तव में वो सदा राष्ट्रीय बना रहा। इटली में आंदोलन उदारवादी तथा राष्ट्रीयतावादी था। सभी राज्यों में प्रगतिवादी लोग संवैधानिक शासन व्यवस्था करना चाहते थे। इसके साथ ही वे ऑस्ट्रिया के प्राधान्य का अंत करके समस्त इटली के एकीकरण की कामना भी करते थे। इस प्रकार मध्य यूरोप की राष्ट्रीय क्रांति का दोहरा रूप था। जर्मनी और इटली में वो संगठन के लिए क्रांति थी, जबकि ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में वो विघटन की ओर जा रही थी। ऑस्ट्रिया। वियना में क्रांति और मेटरनिख का पतन। मध्य यूरोप में क्रांति की दावाग्नि का केंद्र वियना था, जो अभी तक प्रतिक्रिया का गढ़ बना हुआ था। वियना के विद्रोह को तात्कालिक प्रोत्साहन हंगरी से मिला, जहां कई वर्षों से उग्र राष्ट्रवादी पत्रकार लुई कॉसिथ तथा फ्रांसिस डीक के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। लुई फिलिप के पतन का हंगरी में बिजली की तरह प्रभाव हुआ। 3 मार्च 1848 को कोसुथ ने ऑस्ट्रिया की शासन व्यवस्था की बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए एक जोशीला भाषण दिया, जिसके प्रभाव से समस्त साम्राज्य में जोश भड़क उठा। 22 मार्च को वियना विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों ने सम्राट को सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया। 13 मार्च को विद्यार्थियों और मजदूरों का एक विशाल जुलूस वियना की सड़कों पर निकला। सम्राट की सेना ने उन पर गोलियां चलाईं, परंतु भीड़ न रुकी और उसने सम्राट के महल तथा मेटरनिख के भवन को घेर लिया। मेटरनिख ने नागरिक रक्षक दल को भीड़ को भगाने का आदेश दिया, परंतु उसने उसके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। मेटरनिख समझ गया कि अब उसकी सत्ता का अंत आ गया। वो सम्राट को त्यागपत्र देकर तथा वेश बदलकर महल से निकल भागा और इंग्लैंड चला गया। मेटरनिख के पतन के समाचार का प्रभाव बड़ा जबरदस्त हुआ। जिस प्रकार 1789 में बास्तील के पतन का एक नवीन युग के उदय के प्रतीक की तरह स्वागत हुआ था, उसी प्रकार 1848 में मेटरनिख के पतन का स्वतंत्रता विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के गुट के पतन की तरह स्वागत हुआ। मेटरनिख के चले जाने के उपरांत सम्राट प्रथम फर्डिनेंड ने एक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त किया। प्रेस पर से सब नियंत्रण हटा लिए, राष्ट्रीय रक्षक दल के निर्माण की अनुमति दी और संविधान निर्माण का वचन दिया। अप्रैल में उसने एक संविधान की घोषणा की, परंतु उदारवादियों को सम्राट के दिए हुए संविधान में विश्वास नहीं था, क्योंकि वो बाद में किसी समय भी रद्द किया जा सकता था। उन्होंने उसका विरोध किया और सम्राट को विवश होकर एक संविधान सभा को आमंत्रित करना पड़ा। इसके उपरांत वो क्रांतिकारियों के पंजे से निकलकर साम्राज्य के दूरस्थ टिरोल प्रांत के इंसब्रुक नामक नगर को चला गया। पृष्ठ 158। हंगरी। वियना के विद्रोह के समाचार ने हंगरी में भी आग लगा दी। हंगरी की विधायिका सभा ने 15 मार्च को सुधार कार्य आरंभ कर दिया और कुछ दिनों में कई कानून बनाकर पुरानी कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था को रद्द करके एक जनतंत्रीय संविधान बना लिया। प्रेस को स्वतंत्रता दे दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई, सामंतीय विशेषाधिकार नष्ट कर दिए गए, जूरी द्वारा न्याय की स्थापना की गई और एक राष्ट्रीय रक्षक दल का संगठन किया गया। हंगरी के लिए विधायिका के अतिरिक्त एक पृथक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था की गई। सम्राट को पदच्युत तो नहीं किया गया, परंतु हंगरी के लिए एक पृथक झंडा स्वीकार किया गया, मानो हंगरी एक स्वतंत्र राज्य था।
सम्राट ने 31 मार्च को ये संविधान स्वीकार कर लिया। ये बात ध्यान देने योग्य है कि वियना तथा बुडापेस्ट की घटनाओं के स्वरूप में बड़ा अंतर है। वियना में तो एक उदारवादी आंदोलन को सफलता प्राप्त हुई थी, परंतु बुडापेस्ट में magyar राष्ट्रीयता की विजय हुई थी और उसके फलस्वरूप जो शासन वहां बना वो कट्टर जर्मन विरोधी एवं हैब्सबर्ग विरोधी राष्ट्रीय शासन था। बोहेमिया। हंगरी का अनुकरण बोहेमिया ने भी किया और उन सब बातों की मांग की जो हंगरी ने मांग की थी। सम्राट ने उनकी मांगों को भी स्वीकार कर लिया और वहां भी एक पार्लियामेंट, उदारवादी मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना हो गई। इटली में क्रांति। इटली में भी ऑस्ट्रियन प्रांतों ने ऑस्ट्रिया के जुए को अपने कंधे से उतार फेंका। वहां, जैसा हम देख चुके हैं, फ्रेंच क्रांति से पूर्व ही नेपिल्स के राज्य में विद्रोह हो चुका था और जनवरी में फर्डिनेंड को उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा था। टुस्कनी के ड्यूक को भी उसका अनुकरण करना पड़ा था। फरवरी और मार्च में चार्ल्स एल्बर्ट को ट्यूरिन में तथा पोप नवे पायस को रोम में पार्लियामेंट बुलानी पड़ी थी। फ्रेंच क्रांति के बाद शीघ्र ही सार्डिनिया पीडमोंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने एक उदार संविधान की घोषणा की, जिसके अनुसार करदाताओं द्वारा निर्वाचित पार्लियामेंट, उत्तरदायी मंत्रिमंडल तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई। मेटरनिक के पतन की सूचना प्राप्त होने पर मिलान के लोगों ने लगातार 5 दिन युद्ध करके ऑस्ट्रिया की सेनाओं को अपने यहाँ से निकाल दिया और लोम्बार्डी को सार्डिनिया में शामिल करने की घोषणा की। पार्मा तथा मोडिना के ड्यूक डरकर भाग गए। वेनिस ने भी ऑस्ट्रिया सेनाओं को निकालकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और गणतंत्र की पुनः स्थापना कर ली। मिलान से तो ऑस्ट्रियन सेना निकल गई थी, परंतु लोम्बार्डी के अन्य स्थानों में अभी ऑस्ट्रिया की सेना मौजूद थी, जिससे बड़ा खतरा था। ये खतरा ऑस्ट्रिया से युद्ध करके ही दूर किया जा सकता था। सब ओर से ऑस्ट्रिया के प्राधान्य को समाप्त करने के लिए युद्ध की मांग होने लगी। इस युद्ध का नेतृत्व सार्डिनिया पीडमोंट ही कर सकता था। सार्डिनिया के राजा के सामने सर्वोत्तम अवसर आ गया था। सरकार, राष्ट्र तथा सबके सामने एक ही मार्ग खुला हुआ था, तुरंत युद्ध की घोषणा। चार्ल्स एल्बर्ट ने ये पुकार सुनी और 23 मार्च को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टुस्कनी के ड्यूक ने उत्साहपूर्वक उसका साथ दिया। पोप तथा नेपिल्स के राजा फर्डिनेंड ने भी अपनी प्रजा के दबाव में आकर सहायता भेजी। पार्मा तथा मोडिना की प्रजा ने जनमत संग्रह करके अपने राज्यों को सार्डिनिया में शामिल कर दिया। इस प्रकार इटली की स्वतंत्रता का संघर्ष एक मंजिल आगे बढ़ गया। जो संघर्ष अभी तक जनता के फुटकर विद्रोह के रूप में चल रहा था, उसने अब राष्ट्रीय युद्ध का रूप धारण कर लिया था, जिसका नेतृत्व समस्त इटली की सेनाओं के साथ इटली का ही एक राजा कर रहा था। ऐसा मालूम होने लगा मानो इटली की स्वतंत्रता की घड़ी आ गई थी। पृष्ठ 159। जर्मनी की क्रांति। प्रशा। जर्मनी में भी यही हाल हो रहा था। बर्लिन की जनता ने 15 मार्च को विद्रोह कर दिया। चतुर्थ फ्रेडरिक विलियम ने जनता को संतुष्ट करने के लिए पार्लियामेंट की स्थापना तथा जर्मनी की राष्ट्रीय एकता की योजना में सहयोग करने का वचन दिया। किंतु जब मजदूरों और विद्यार्थियों की भीड़ इसके लिए अपने राजा को धन्यवाद देने के लिए महल के पास पहुंची, तो सैनिकों ने उन पर गोलियों की बौछार की, जिस पर भीड़ और सेना में युद्ध शुरू हो गया तथा 200 आदमी मारे गए। 21 मार्च को राजा ने सेना वापस लौटा ली, एक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त किया और संविधान सभा आमंत्रित की, जिसका प्रथम अधिवेशन बर्लिन में मई में हुआ। अन्य राज्य। जर्मनी के अन्य राज्यों में भी उदारवादियों को सफलता मिली। बवेरिया के शासक प्रथम लुई ने सिंहासन त्याग दिया और उसके पुत्र द्वितीय मैक्सिमिलियन ने अपने पिता के दिए हुए संविधान को, जिसकी उसने परवाह नहीं की थी, स्वीकार किया तथा उसे अधिक उदार बनाने का वचन दिया। बादेन, बुर्टेमबुर्ग, सेक्सनी, वाइमर, हेस कासेल, ब्रिंसविक तथा अन्य कई राज्यों के राजाओं को भी उदार मंत्रिमंडल की नियुक्त करनी पड़ी और संवैधानिक शासन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ा। डेनमार्क तथा हॉलैंड। डेनमार्क में सप्तम फ्रेडरिक को भी उदारवादी विद्रोहियों को संतुष्ट करने के लिए एक संविधान सभा का अधिवेशन करने का वचन देना पड़ा। उसका अधिवेशन अक्टूबर में हुआ, जिसके द्वारा निर्मित इस संविधान को उसने जून 1848 में स्वीकार कर लिया। हॉलैंड में द्वितीय विलियम ने स्वयं उदारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया और अक्टूबर में एक संविधान की घोषणा की, जिसके द्वारा धनिकों द्वारा निर्वाचित पार्लियामेंट की स्थापना की गई। इंग्लैंड। इंग्लैंड भी क्रांति के प्रभाव से न बचा। वहां 1832 के सुधारों से मध्यम वर्ग को ही लाभ पहुंचा था और सर्वसाधारण जनता उसके बाद भी अधिकारों से वंचित रह गई थी।
इसलिए सर्वसाधारण लोगों, मजदूरों और किसानों ने अधिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया। 1836 में लंदन के मजदूरों की एक सभा स्थापित हुई, जिसके एक सदस्य विलियम लॉवेट ने मैग्ना कार्टा के समान एक जनता का चार्टर तैयार किया, जिसमें सार्वलौकिक मताधिकार, पार्लियामेंट का वार्षिक चुनाव, गुप्त मतदान, समान निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन के लिए संपत्ति की योग्यता की शर्त का अंत तथा पार्लियामेंट के सदस्यों को वेतन देने की मांग की गई। इन मांगों को सरकार ने स्वीकार कराने के लिए देश भर में आंदोलन होने लगा और 2 बार 1839 तथा 1842 में इन मांगों को स्वीकार करने के लिए लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र पार्लियामेंट को दिए गए, परंतु उनका कोई परिणाम नहीं निकला। पार्लियामेंट की उपेक्षा से ये आंदोलन चार्टिस्ट आंदोलन जोर पकड़ता गया और देश में सैकड़ों चार्टिस्ट समितियां बन गईं। जब फ्रांस की क्रांति की सफलता का समाचार इंग्लैंड पहुंचा तो चार्टिस्ट लोगों में उत्साह की बाढ़ आ गई। सर्वत्र बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी और लंदन में 10 अप्रैल 1848 को एक विशाल सभा में तीसरा प्रार्थना पत्र तैयार किया गया, जिस पर अनुमानतः 60 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। उस समय सारे देश में बड़ा प्रचंड आंदोलन हो रहा था। चार्टिस्ट लोगों का विचार एक जुलूस के साथ पत्र को ले जाकर पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करना था, परंतु शांति भंग के डर से सरकार ने सेना और पुलिस का बड़ा प्रबंध किया, जिसे देखकर चार्टिस्ट लोग घबरा गए। उन्होंने जुलूस तो नहीं निकाला, परंतु प्रार्थना पत्र को पार्लियामेंट के सामने पेश किया। उसको देखने से पता चला कि उसमें बहुत से हस्ताक्षर जाली थे। इससे चार्टिस्ट लोगों का बड़ा उपहास हुआ और आंदोलन ठंडा पड़ गया। पृष्ठ 160। आयरलैंड। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन शांत आंदोलन था, परंतु आयरलैंड में सरकार को एक सशस्त्र विद्रोह का सामना करना पड़ा। आयरलैंड पर इंग्लैंड का कठोर शासन था और सरकार आयरिश लोगों के कष्टों की ओर ध्यान नहीं देती थी। आयरिश लोगों की मुख्य शिकायत भूमि संबंधी थी। उन लोगों से अच्छी अच्छी भूमि छीनकर अंग्रेजों को दे दी गई थी। जो आयरिश किसान उनकी भूमि जोतते थे, उनसे अत्यधिक लगान वसूल किया जाता था और बेचारे किसानों की बड़ी दुर्दशा थी। इसी दुर्दशा में 1845 तथा 1846 में वहां अकाल पड़ गया और आलू की फसल नष्ट हो गई। हजारों लोग भूख से मरने लगे। सरकार ने उनके कष्टों के निवारण का कुछ प्रयत्न तो किया, परंतु उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। जो किसान भूमि का लगान नहीं दे सके, वे निकाल दिए गए और उसके फलस्वरूप किसानों तथा जमींदारों में संघर्ष छिड़ गया। सरकार उनका बड़ी कठोरता से दमन करने लगी। वहां कुछ वर्षों से युवक आयरलैंड नामक एक दल कार्य कर रहा था। सरकार के अत्याचार से क्षुब्ध होकर तथा फ्रेंच क्रांति से प्रोत्साहित होकर और फ्रांस से सहायता की आशा करके उसने ओब्रायन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, परंतु फ्रांस से सहायता नहीं मिली और सरकार ने विद्रोह को सरलता से दबा दिया। दमन। बोहेमिया। इस प्रकार यूरोप में सर्वत्र इंग्लैंड और आयरलैंड को छोड़कर क्रांति सफल हुई, परंतु ये सफलता क्षणिक थी। मध्य यूरोप में क्रांति का आरंभ ऑस्ट्रिया में हुआ। दमन भी वहीं से आरंभ हुआ। आरंभ में ऐसा मालूम होता था मानो ऑस्ट्रिया का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और कोई भी शक्ति उसे बचा न सकेगी, परंतु जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन्हीं के प्रजातीय विद्वेष ने ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को बचा लिया। परंतु सरकार को प्रथम विजय बोहेमिया में ही प्राप्त हुई। बोहेमिया में 2 प्रजातियों जर्मन तथा चेक के लोग रहते थे, जिनमें चेक लोगों की संख्या अधिक थी। आरंभ में इन दोनों ने मिलकर कार्य किया था, परंतु बाद में उनका प्रजातीय द्वेष प्रबल हो गया और वे आपस में ही प्राग की सड़कों पर लड़ने लगे। ऐसा उपयुक्त अवसर देखकर साम्राज्य की सेना के कमांडर ने जर्मनों के सहयोग से चेक लोगों को दबाकर क्रांतिकारी उदार सरकार को पलट दिया और स्वयं अधिनायक बन बैठा। उसने सुधार रद्द कर दिए और समस्त प्रांत पर फौजी शासन स्थापित कर दिया। लोम्बार्डी। सरकार की दूसरी विजय इटली में हुई। सार्डिनिया के राजा ने आरंभ में ऑस्ट्रिया के सेना नायकों रेडेस्की को गायरो नामक स्थान पर परास्त कर दिया, परंतु उसके बाद उसने शत्रु का पीछा नहीं किया और उसे कई स्थान वापस ले लेने दिए। उसने ये बड़ी घातक भूल की, क्योंकि रेडेस्की के पास सेना कम थी और यदि वो उस पर अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करता तो उसको पूरी तरह से परास्त कर सकता था। सैनिक दृष्टि से तो इसका परिणाम विनाशकारी हुआ ही, राजनीतिक दृष्टि से भी उसकी ये भूल अनिष्टकारी प्रमाणित हुई, क्योंकि अन्य राज्यों को इससे अपनी सेनाओं को वापस लौटा लेने का बहाना मिल गया। टुस्कनी तथा नेपल्स के राजाओं और पोप ने, जो किसी बहाने की तलाश में थे, अपनी सेनाओं को वापस बुलाकर सार्डिनिया के राजा को अकेले ही ऑस्ट्रिया की सेना से लड़ने के लिए छोड़ दिया। उसकी सहायता को केवल लोम्बार्डी के विद्रोही रह गए।
इसका परिणाम ये हुआ कि रेडेत्स्की ने सार्डिनिया की सेना को 25 जुलाई को कस्टोजा नामक स्थान पर परास्त कर दिया। चार्ल्स एल्बर्ट को युद्ध बंद करना पड़ा और लोमार्डी फिर ऑस्ट्रिया के हाथों में पहुंच गया। पृष्ठ 161। हंगरी। बोहेमिया तथा लोमार्डी में अपनी सेनाओं की विजय का समाचार पाकर सम्राट में पुनः साहस का संचार हुआ। उसे विश्वास हो गया कि राजभक्त सेना नायकों के नेतृत्व में उसकी सेनाएं अब भी उसकी सेवा कर सकती हैं। इसके साथ ही बोहेमिया के समान हंगरी में भी प्रजातीय विद्वेष अपना रंग दिखा रहा था, जिसे देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ा। हंगरी में magyar लोग अल्प संख्या में थे, परंतु सदा ही उनका प्राधान्य रहता आया था और मार्च में विजय भी उन्होंने ही प्राप्त की थी। ये बात सर्ब, क्रोटियन, रूमानियन आदि अन्य लोगों को अखरती थी। वे लोग भी अपने लिए magyar लोगों के समान अधिकार चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें भी स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो और उनकी भाषाओं तथा रीति रिवाजों को राज्य से स्वीकृति मिले, परंतु magyar लोग उनकी मांगों को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे हंगरी में केवल एक magyar राष्ट्रीयता रखना चाहते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने को तैयार थे, परंतु वे किसी भी प्रजाति को एक राष्ट्र मानने, उसे स्वशासन प्रदान करने या उसकी भाषा को सरकारी भाषा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, वे हंगरी के रहने वाले समस्त लोगों को magyar बनाने का प्रयत्न करने लगे। वे इस बात पर जोर देने लगे कि समस्त पाठशालाओं में तथा समस्त सरकारी कामों में magyar भाषा का प्रयोग हो। इस पर प्रजातीय विद्वेष बढ़ने लगा। इन magyar विरोधी प्रजातियों का एक बड़ा सुयोग्य एवं राष्ट्रभक्त नेता था जेलाविच, जो क्रोटियर का रहने वाला था। सम्राट ने इस स्थिति से लाभ उठाया। उसने जेलाविच को क्रोटिया का गवर्नर बना दिया और एक स्लाव सेना के साथ हंगरी पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित किया। उधर ऑस्ट्रिया में भी अब प्रतिक्रियावादियों का जोर बढ़ा। उन्होंने फेलिक्स श्वार्जेनबर्ग को प्रधानमंत्री बनाया, जिसके विचार बिल्कुल मेटरनिख के समान थे और जो वैसा ही योग्य भी था। श्वार्जेनबर्ग ने सबसे पहला काम तो ये किया कि सम्राट प्रथम फर्डिनेंड को अपने भतीजे फ्रांसिस जोसेफ के पक्ष में सिंहासन त्यागने के लिए राजी कर लिया। नए सम्राट ने उसके कहने से फर्डिनेंड के दिए वचनों को अस्वीकार कर दिया और हंगरी के दमन की तैयारी का आदेश दिया। जेलाविच क्रोस्टियन सेना के साथ हंगरी वालों से युद्ध कर ही रहा था। अब उसकी मदद पर बोहेमिया के विजयी जनरल की कमांड में एक जर्मन तथा चेक सेना पहुंची। इस पर क्रुद्ध होकर कौसुत ने हंगरी की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और दुगने उत्साह से शत्रुओं का मुकाबला करना आरंभ कर दिया। किंतु अब हंगरी की सेनाओं को नए नए शत्रुओं का भी मुकाबला करना पड़ा। हंगरी के स्लाव लोग ऑस्ट्रियन सेना की मदद करने लगे। उधर सम्राट ने रूस के जार प्रथम निकोलस को भी सहायता देने के लिए राजी कर लिया। निकोलस केवल मध्य यूरोप की क्रांति के दमन के लिए उत्सुक नहीं था, उसे ये भी डर था कि magyar लोगों की विजय से प्रोत्साहित होकर पोलैंड में फिर कहीं राष्ट्रीय विद्रोह न हो जाए और वो इस खतरे को रोकना चाहता था। ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए शीघ्र ही रूसी सेना पहुंच गई। कौसुत के प्रोत्साहन से हंगरी की सेनाएं बड़ी वीरता से लड़ी। उन्होंने टर्की से सहायता की प्रार्थना की और स्लाव लोगों की मांगें भी स्वीकार करने का वचन दिया, परंतु सब व्यर्थ। अगस्त 1849 तक संपूर्ण हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार पुनः स्थापित हो गया। कौसुत भाग गया, संविधान का अंत कर दिया गया, विद्रोहियों को बड़ा कठोर दंड दिया गया और हंगरी फिर ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। पृष्ठ 162। इटली। इस प्रकार ऑस्ट्रिया में क्रांति का दमन हो गया और प्रतिक्रिया पुनः प्रबल हो गई। विजय जनित उल्लास से अब श्वार्जेनबर्ग ने मेटरनिख की तरह इटली में क्रांति के दमन की ओर ध्यान दिया। हम देख चुके हैं कि सार्डिनिया का राजा परास्त होकर बैठ गया था। उसकी पराजय का कारण था टुस्कनी के राजा, पोप तथा नेपिल्स के राजा का विश्वासघात। नेपिल्स के राजा ने तो संविधान भी रद्द कर दिया था और दोनों सिसिलियों ने निरंकुश शासन की पुनः स्थापना कर दी थी। इटली की स्वतंत्रता तथा एकता की योजना को इस प्रकार असफल होते हुए देखकर इटली के गणतंत्रियों को प्रसन्नता अनुभव हुई। एक राजपरिवार के नेतृत्व में इटली की एकता का विचार उनकी भावना के प्रतिकूल था। उनकी दृष्टि में वास्तविक एकता जनता के प्रयासों द्वारा ही संभव थी। सार्डिनिया की असफलता ने इस जन क्रांति हेतु मार्ग तैयार कर दिया। मेजिनी के नेतृत्व में उन्होंने रोम में विद्रोह करके गणतंत्र की घोषणा की। पोप भागकर नेपिल्स चला गया। फ्लोरेंस में भी यही हुआ और टुस्कुनी के राजा ने भी पोप का साथ दिया। इसी प्रकार नेपिल्स को भी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। सार्डिनिया में इसी प्रकार के गणतंत्रीय विद्रोही के भय से चार्ल्स एल्बर्ट ने फिर ऑस्ट्रिया से अकेले ही युद्ध छेड़ दिया, परंतु इस बार भी वो नोवारा के स्थान पर बुरी तरह से परास्त हुआ।
उसे ऑस्ट्रिया के साथ अपमानजनक संधि न करनी पड़े, इस उद्देश्य से उसने अपने पुत्र द्वितीय विक्टर इमैनुएल के पक्ष में राज्य त्याग दिया। राज्य त्याग कर वो चला गया और कुछ ही महीनों में उसका देहांत हो गया, किंतु वो अपने राजवंश तथा इटली की महान सेवा कर गया। वो ये बता गया कि कम से कम इटली का राजा ऐसा था जो अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ अर्पण कर सकता था। लोग उसे राष्ट्र की वेदी पर शहीद मानने लगे और इटली राष्ट्रीय एकता की सिद्धि के लिए पीडमोंट की सरकार की ओर सेवोय वंश की ओर ताकने लगा। अब ऑस्ट्रिया की सेना ने क्रांतिकारी गणतंत्रों की ओर प्रयाण किया। वेनिस का थल और जल दोनों ओर से घेरा डाला गया और अंत में उसे हथियार डालने पड़े। नेपल्स और टुस्कनी के गणतंत्रों का भी अंत कर दिया गया और वहां के राजाओं को उनके राज्य वापस मिल गए। रोम के गणतंत्र का अंत फ्रेंच गणतंत्र के राष्ट्रपति लुई नेपोलियन ने किया, जो फ्रांस में पादरी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें पोप की सहायता करके प्रसन्न करना चाहता था और इसके साथ ही इटली में ऑस्ट्रिया के अत्यधिक प्रभाव को सहन नहीं कर सकता था। उसने एक फ्रेंच सेना रोम भेजी जिसने गणतंत्र की अंत करके पोप को फिर से सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार इटली में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की पराजय हुई। गणतंत्र अब वहां कहीं नहीं रह गया था। उदारवाद केवल सार्डिनिया में बचा रहा, जहां चार्ल्स एल्बर्ट के संविधान के अनुसार काम होता रहा। प्रतिक्रिया के मरुस्थल में केवल वही एक मरुद्यान था। सार्डिनिया को छोड़कर सर्वत्र इटली में फिर से क्रूर प्रतिक्रिया छा गई। जर्मनी में भी उदारवाद की विजय छिड़क रही। प्रशा में भी ऑस्ट्रिया की भांति शासक वर्ग उदारवाद का शत्रु था। वहां चतुर्थ फ्रेडरिक विलियम पर जमींदारों, प्रोटेस्टेंटों, पादरियों, सरकारी कर्मचारियों तथा सैनिक अधिकारियों का बड़ा प्रभाव था। गांव के बहुसंख्यक कृषक तथा नगरों में भी अपरिवर्तनवादी लोग उनके प्रभाव में थे। इस प्रकार वहां उदारवाद का पक्ष निर्बल था। ऑस्ट्रिया में उदारवाद की पराजय से प्रशा के प्रतिक्रियावादी प्रोत्साहित हुए। उनके दबाव में आकर राजा ने उदार मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके उसकी जगह एक घोर प्रतिक्रियावादी ब्रेडेनबर्ग के काउंट को प्रधानमंत्री बनाया और प्रशा की विधानसभा को, जिसमें उदारवादियों का बहुमत था, विसर्जित करके स्वयं एक संविधान बनाया जिसके अनुसार समस्त सत्ता राजा और उसके मंत्रियों के हाथों में रखी गई। पृष्ठ 163। उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग के धनी पुरुषों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्लियामेंट की भी स्थापना की गई, परंतु उसको कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए। केवल कुछ विषयों पर उससे परामर्श लिया जा सकता था। अखिल जर्मन संविधान सभा उन्हीं दिनों समस्त जर्मनी के लिए एक संविधान बनाने के निमित्त सार्वलौकिक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा का अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में हो रहा था, जिसे फ्रेडरिक विलियम ने मार्च 1848 में आमंत्रित किया था। ये आशा की जाती थी कि यह संविधान सभा ऐसा संविधान बनाएगी जिसके द्वारा केवल समस्त जर्मनी का एकीकरण ही संभव नहीं हो सकेगा, वरन जर्मन जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो सकेगी और राज्यों में निरंकुश राजाओं अथवा विशेषाधिकार युक्त वर्गों के शासन के स्थान पर जनतंत्रीय शासन स्थापित हो सकेगा, अर्थात जनतंत्र के आधार पर एक विशाल स्वतंत्र जर्मन राज्य की सृष्टि हो सकेगी। इस सभा ने आरंभ में वही गलती की जो 1789 में फ्रांस की संविधान सभा ने की थी। वो महीनों तक जर्मन लोगों के आधारभूत अधिकारों का निर्णय करने में ही उलझी रही। इस बीच में राजाओं को, जो क्रांति के पहले झोंके में धाराशायी हो गए थे, अपनी शक्ति का संगठन करने का मौका मिल गया। इसके अतिरिक्त क्रांति से जो प्रबल उत्साह उत्पन्न हुआ था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। यदि आरंभ में ही संविधान बन जाता तो उसे समस्त राजाओं को अवश्य स्वीकार करना पड़ता, परंतु इस व्यर्थ वाद विवाद के बाद जब तक सभा ने असली कार्य आरंभ किया तब तक प्रतिक्रिया आरंभ हो गई और क्रांति की विफलता निश्चित हो गई। इसके अतिरिक्त इस सभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नया संविधान संघात्मक ही हो सकता था, क्योंकि उस समय जर्मनी में 39 राज्य थे जिसमें एक दूसरे के प्रति आशंकाएं थीं। ऐसी राज्य संघीय राज्य में ही शामिल हो सकते थे, परंतु इन विभिन्न राज्यों में राजनीतिक प्रगति समान नहीं थी, जो एक संतोषजनक संघ के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। उनमें कई राज्य ऐसे भी थे जिनमें संविधान थे और जिन्हें जनतंत्रीय शासन का अनुभव था, परंतु कई ऐसे भी थे जिनमें प्रशा और ऑस्ट्रिया मुख्य थे, जो राजनीतिक विकास में अत्यंत पिछड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त ये दोनों राज्य प्रतिद्वंदी थे और उनमें से कोई समस्त जर्मनी के कल्याण के लिए अपनी सत्ता का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं था। इसके साथ ही सभा के सामने एक बड़ा विकट प्रश्न नवीन जर्मन संघ के साथ ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के संबंध का था। इस प्रश्न पर सभा में बड़ा तीव्र मतभेद था।
एक दल वृहद जर्मनी का था जिसमें ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त बवेरिया तथा दक्षिणी जर्मनी के बहुत से राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे और वे चाहते थे कि समस्त ऑस्ट्रियन साम्राज्य नवीन जर्मन संघ में शामिल हो। इसके विरुद्ध दूसरा दल लघु जर्मनी का समर्थक था और समझता था कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य के अजर्मन प्रदेशों को शामिल करना जर्मन एकता के लिए घातक सिद्ध होगा। उसके सामने जर्मन राज्यों के आर्थिक संघ का आदर्श पहले से ही उपस्थित था जिसमें ऑस्ट्रिया सम्मिलित नहीं था। वे इसी के अनुसार ऑस्ट्रिया को छोड़कर शेष जर्मनी का प्रशा के नेतृत्व में राजनीतिक संघ निर्माण करना चाहते थे। पृष्ठ 164। इसके अतिरिक्त संघीय कार्यपालिका के स्वरूप के विषय में भी मतभेद था। ऑस्ट्रिया की इच्छा थी कि कार्यपालिका सत्ता 7 राजाओं की एक समिति के हाथों में रहे, परंतु लघु जर्मनी के समर्थक एक वंशानुगत साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। विशुद्ध जर्मनी संघ राज्य, इन प्रश्नों पर बड़ी गर्मागर्म बहस होती रही, परंतु अंत में लघु जर्मनी के समर्थकों की विजय रही और मार्च 1849 में नया संविधान तैयार हो गया, जिसके अनुसार जर्मनी एवं वंशानुगत सम्राट के अधीन एक संघ राज्य बनाया गया और उसके लिए 2 भवनों की एक पार्लियामेंट की व्यवस्था की गई, जिसका एक भवन राज्यों का तथा दूसरा जनता के प्रतिनिधियों का था। सम्राट के संघीय मंत्री पार्लियामेंट के उत्तरदायी रखे गए थे। साम्राज्य का राजमुकुट प्रशा के राजा चतुर्थ फ्रेडरिक विलियम को अर्पित किया गया। ऑस्ट्रिया इस निर्णय पर क्रुद्ध होकर अलग हो गया और उसने घोषणा की कि वो अपने आप को जर्मन संघ से कभी अलग नहीं होने देगा और न अपने जर्मन प्रदेशों को अपने अविभाज्य एकतंत्र से पृथक होने देगा। ऑस्ट्रिया का विरोध। जर्मन राज्य संघ का स्वप्न भंग। नवीन संविधान उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका, फिर भी वो काफी अच्छा था। उससे प्रत्येक जर्मन को नागरिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की गारंटी मिली। संघीय शासन पृथक पृथक राज्यों के शासकों पर पार्लियामेंट का नियंत्रण भी स्थापित हुआ, किंतु संविधान सभा का सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। ऑस्ट्रिया के विरोध की उपेक्षा करना सरल नहीं था। फ्रेडरिक विलियम राष्ट्रीय एकता का इच्छुक था और प्रशा तथा अपने राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। इस संविधान से उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो रही थी, परंतु वो श्वार्ज़ेनबर्ग के प्रभाव में था और ऑस्ट्रिया को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। उसे अन्य राज्यों की ईर्ष्या का भय था और जार निकोलस भी, जो अपने आप को 1815 के राज्य संघ का संरक्षक समझता था, उसे चेतावनी दे रहा था। इसके अतिरिक्त वो स्वयं एक जनतंत्रीय संविधान सभा के हाथों से अर्पित गंदे पानी को नाली में से प्राप्त राजमुकुट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उधर प्रशा में बहुत से लोग ऐसे थे जो डरते थे कि इस प्रकार प्रशा जर्मनी में शामिल हो जाएगा और उसकी राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। वे भी विरोध कर रहे थे। 1847 में उसने बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैं जर्मन समस्या को ऑस्ट्रिया के सहयोग से अथवा उसके सहयोग के बिना अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसका विरोध करके किसी प्रकार भी हल करूंगा। किंतु अब वो झिझक गया। उसने साम्राज्य के राजमुकुट को और उसके साथ ही फ्रैंकफर्ट संविधान को अस्वीकृत कर दिया। ऑस्ट्रिया तथा प्रशा का अनुकरण करके अन्य राज्यों ने भी नवीन संविधान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। संविधान सभा का परिश्रम व्यर्थ गया और प्रगतिवादियों की आशा पर पानी फिर गया। इस विफलता का उत्तरदायित्व ऑस्ट्रिया तथा प्रशा पर था। गणतंत्रीय विरोध। अपनी आशाओं को इस प्रकार भंग होते हुए देखकर उग्र उदारवादियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह सोचकर कि राजा लोग ही उदारवाद के शत्रु थे, शस्त्र बल से राइन प्रदेश, साइलेशिया, सेक्सनी और बादेन में मई 1849 में गणतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया। बादेन राज्य की सेनाएं भी उनसे मिल गईं, परंतु प्रशा की सेनाओं ने उन्हें बुरी तरह दबाकर उनके गणतंत्रीय स्वप्न का अंत कर दिया। उनके कई नेताओं को मृत्युदंड मिला, कई कारागार में डाल दिए गए तथा कई बचकर भाग गए और अमेरिका के संयुक्त राज्य में जा बसे। प्रतिक्रिया की विजय। फ्रेडरिक विलियम ने साम्राज्य का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया था और गणतंत्रीय विद्रोह का दमन भी कर दिया था, परंतु फिर भी वो जर्मनी की एकता अवश्य चाहता था। पृष्ठ 165। उसने एक दूसरे से अपना उद्देश्य पूर्ण करने का प्रयत्न किया और अपने नेतृत्व में केवल विशुद्ध जर्मन राज्यों के संघ का प्रस्ताव किया, जिसका अर्थ था नवीन संघ से ऑस्ट्रिया का बहिष्कार, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राज्य में अजर्मन प्रदेश अधिक थे। उसके प्रस्ताव को 17 छोटे राज्यों ने स्वीकार कर लिया, परंतु इस समय तक ऑस्ट्रिया में सर्वत्र विद्रोह का दमन हो चुका था और श्वार्ज़ेनबर्ग इस अपमानजनक योजना को येन केन प्रकारेण भंग करने पर तुला हुआ था।
उसने उसका विरोध किया और 1815 में स्थापित किए हुए जर्मन संघ को, जो 1848 में स्थगित कर दिया गया था और जिसमें ऑस्ट्रिया का स्थान प्रमुख था, पुनः जैसे का तैसा स्थापित करने की मांग की। फ्रेडरिक विलियम दब गया। वो ऑस्ट्रिया से लड़ना नहीं चाहता था। उसे भय था कि दक्षिणी जर्मनी के राज्य ऑस्ट्रिया का साथ देंगे और संभव था कि रूस भी उसकी सहायता करता। उसने श्वार्ज़ेनबर्ग के साथ नवंबर 1850 में आलमुत्स नामक स्थान पर संधि कर ली और नवीन जर्मन संघ को भंग कर दिया। पुराना जर्मन संघ पुनः स्थापित हो गया। जर्मन राष्ट्र ने 2 वर्ष की प्रसव वेदना के उपरांत जो संतति उत्पन्न की, वो थी हास्यास्पद पुराना जर्मन संघ। ऑस्ट्रिया की स्थिति पहले से भी अधिक सुदृढ़ हो गई और श्वार्ज़ेनबर्ग मध्य यूरोप पर वैसे ही हावी हो गया जैसे मेटरनिक था। क्रांति की विफलता के कारण। इस प्रकार मध्य यूरोप में क्रांति, जिसका आरंभ बड़े उत्साहपूर्ण एवं आशाजनक ढंग से हुआ था, थोड़े ही दिनों में शांत हो गई। नंबर 1, किंतु यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि क्रांति मुख्यकर नगरों तथा मध्यम वर्ग का ही कार्य थी। गांव की जनता अमूर्त भावात्मक स्वतंत्रता की अपेक्षा अपने परंपरागत रीति रिवाजों के प्रति अधिक आसक्त थी। उसे नगरों की जनता में विश्वास नहीं था। वो अपने जमींदारों, पादरियों तथा सरकारी कर्मचारियों का आदर करती थी और उनमें विश्वास करती थी। उसने क्रांति का समर्थन नहीं किया। नंबर 2, इसके अतिरिक्त नगरों की जनता में भी ऐक्य नहीं था। वहां मध्य वर्ग तथा श्रमिक वर्ग में फूट थी और जब श्रमिकों ने अधिक उत्पादन करना आरंभ किया तो मध्यम वर्ग व्यवस्था एवं सुरक्षा की वेदी पर स्वतंत्रता का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। नंबर 3, इसके साथ ही जिस देशभक्ति की भावना पर उदारवादी एवं राष्ट्रवादी जोर देते थे, उसी देशभक्ति की भावना का उपयोग करके प्रतिक्रियावादियों ने बहुसंख्यक जनता को क्रांति से अलग कर दिया और उदारवादियों का बड़ी सरलता से दमन कर दिया। नंबर 4, जनता की फूट यहीं तक सीमित नहीं थी। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य की विभिन्न प्रजातियों में भी पारस्परिक द्वेष था, जिसको प्रतिक्रियावादियों ने अत्यधिक भड़काया और एक प्रजाति का दूसरी के विरुद्ध प्रयोग करके सबको दबा दिया। नंबर 5, इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया की सेनाएं राजभक्त बनी रहीं और सम्राट का साथ देती रहीं। यही हाल जर्मनी की सेनाओं का था। इधर तो राजाओं को अपनी सुनिश्चित सेनाओं का बल प्राप्त था, उधर क्रांतिकारी लोग अनुभवहीन और असहाय थे। यदि नवीन फ्रेंच गणतंत्र जर्मनी के उदारवादियों की सहायता करता और सार्डिनिया का राजा इटली में ऑस्ट्रियन सेनाओं को परास्त कर देता, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में क्रांति की अवश्य विजय होती। क्रांति के परिणाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1850 में उदारवाद तथा राष्ट्रीयता की प्रगतिशील शक्तियां मध्य यूरोप में प्रतिक्रिया की शक्ति के सामने पराजित हुई और प्रतिक्रिया पूर्ण रूप से विजयी हुई। ये सत्य है कि प्रतिक्रिया का अवतार मेटरनिख भाग चुका था, परंतु उसका स्थान श्वार्ज़ेनबर्ग ने ले लिया था, जो उसी के समान कट्टर प्रतिक्रियावादी था। पृष्ठ 166। नया चांसलर भी क्रांति को सर्वत्र परास्त करने में सफल हुआ। ऑस्ट्रिया का संविधान रद्द हो गया, हंगरी का गणतंत्र नष्ट हो गया, स्लाव राष्ट्रीयता कुचल दी गई और समस्त साम्राज्य पर फिर से हैब्सबर्ग वंश का एक छत्र निरंकुश शासन स्थापित हो गया तथा लोम्बार्डी और वेनेशिया फिर से ऑस्ट्रिया की अधीनता में पहुंच गए। इस प्रकार सार्डिनिया तथा पोप के राज्यों को छोड़कर समस्त इटली पर पुनः ऑस्ट्रिया का प्राधान्य स्थापित हो गया। सार्डिनिया के राजा के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयत्न निष्फल हुए और फ्रेंच तलवार के बल पर पोप निरंकुश हो गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के प्रयत्न भी, जिनमें एक अवसर पर जर्मन एकता का स्वप्न सत्य होता हुआ दिखाई देता था, अंततः निष्फल हुआ और जर्मनी फिर 1815 की स्थिति में पहुंच गया। परंतु फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि क्रांति सर्वथा निष्फल रही। प्रतिक्रियावादियों की अनेक सफलताओं के मध्य भी 1848 की क्रांति के कुछ लाभ बचे रहे। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में अर्धदास व्यवस्था, जिसे क्रांति ने नष्ट कर दिया था, पुनर्जीवित नहीं की गई और सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क तथा प्रशा में किसी न किसी रूप में संवैधानिक शासन बना रहा। स्विट्जरलैंड में 1848 में क्रांति के प्रभाव में जो संविधान बना, उसके द्वारा प्रजातंत्रीय एवं संघीय गणतंत्र की स्थापना हुई। वो संविधान आज तक बना हुआ है। सार्डिनिया में मार्च 1848 में चार्ल्स एल्बर्ट ने जो संविधान प्रदान किया, वो बना रहा। वो इंग्लैंड के संविधान के समान था और इससे वास्तविक संवैधानिक शासन की स्थापना हुई थी। 1850 में इटली में सार्डिनिया की ही अकेला संवैधानिक एवं उदारवादी राज्य था, जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड अकेला प्रजातंत्रीय गणतंत्र था।
1848 में हॉलैंड को द्वितीय विलियम ने और 1849 में डेनमार्क को सप्तम फ्रेडरिक ने जो संविधान दिए थे वे सार्डिनिया के संविधान के समान उदारवादी तो नहीं थे, क्योंकि उनमें मंत्री पूर्णतया पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फिर भी वे इस अर्थ में अवश्य उत्तरदायी कहे जा सकते थे कि उनमें पार्लियामेंट के निर्वाचन के लिए मतदान की व्यवस्था थी। यद्यपि मतदान का अधिकार उच्च तथा मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। प्रशा को भी फ्रेडरिक विलियम ने 1850 में एक संविधान प्रदान किया था, परंतु वो 1848 के संविधान से बहुत भिन्न था। 1848 में उसने सार्वलौकिक मताधिकार का वचन दिया था। 1850 के संविधान में सार्वलौकिक मताधिकार बना रहा, परंतु जिस प्रकार उसकी व्यवस्था की गई उससे वो प्रायः रद्द हो गया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता संपत्ति के आधार पर 3 श्रेणियों में विभक्त किए गए और प्रत्येक क्षेत्र में जितनी धनराशि कर द्वारा प्राप्त होती थी वो 3 समान भागों में बांटी गई। जो मतदाता करों को प्रथम तृतीयांश देते थे वे प्रथम श्रेणी में रखे गए, जो करों का द्वितीय तृतीयांश देते थे वे द्वितीय श्रेणी में रखे गए और शेष तृतीय श्रेणी में रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य में जो अत्यंत धनी थे वे प्रथम श्रेणी में रहे, जो साधारण धनी थे वे द्वितीय श्रेणी में रहे और गरीब जो अत्यंत गरीब थे तृतीय श्रेणी में आए। प्रथम श्रेणी में बहुत थोड़े व्यक्ति थे, किसी निर्वाचन क्षेत्र में तो एक ही था। द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी से 20 गुना बड़ी थी और तृतीय श्रेणी तो सैकड़ों गुना बड़ी थी, किंतु तीनों श्रेणियों को प्रशा की पार्लियामेंट के निचले भवन के लिए प्रतिनिधि चुनने वाले निर्वाचन मंडल के लिए बराबर संख्या में निर्वाचक चुनने का अधिकार था। इसका परिणाम ये होता था कि सार्वलौकिक मताधिकार होते हुए भी गरीबों के प्रतिनिधि या तो चुने ही नहीं जाते थे और यदि चुने भी जाते थे तो बहुत ही थोड़े। इस प्रकार सारी सत्ता धनिकों के हाथों में रही। ये व्यवस्था 1918 तक बनी रही। ऐसी दशा में प्रशा में संविधान का होना या न होना बराबर ही था। फिर भी कम से कम नाम मात्र को प्रशा की गणना यूरोप के संवैधानिक राज्यों में की जा सकती थी। पृष्ठ 167। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उदारवाद एवं राष्ट्रीयता की जिन भावनाओं का परिणाम ये क्रांति थी उनका अस्तित्व नष्ट नहीं किया जा सकता था। जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की जो भावना जागृत हो चुकी थी और जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से काफी उत्तेजना मिली थी वो मिट नहीं सकती थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि उदारवाद को तो विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु राष्ट्रीयता की भावना 20 वर्ष के अंदर ही पूर्ण रूप से विजयी हुई। प्रत्येक बुराई में कुछ न कुछ भलाई अवश्य होती है। 1848 से 49 की घटनाओं ने 2 बातें स्पष्ट कर दी थी। नंबर 1, ये बात अच्छी तरह प्रमाणित हो गई थी कि जर्मन एकता का सबसे भयंकर शत्रु ऑस्ट्रिया था, तथा नंबर 2, इसके साथ ही ये बात अच्छी तरह प्रकट हो गई थी कि यदि कभी जर्मन एकता संभव होगी तो ऐसा प्रशा के नेतृत्व में ही हो सकेगा। ये सत्य है कि एकता का समस्त प्रयत्न प्रशा के राजा की निर्बलता के ही कारण असफल हुआ था, किंतु फिर भी वो एक बड़ा एवं शक्तिशाली राज्य था और एक संविधान स्वीकार करके यद्यपि वो उदारवादियों की दृष्टि में अत्यंत असंतोषजनक था, 18वीं शताब्दी की संस्थाओं को तिलांजलि देकर नए युग में प्रवेश कर चुका था। इटली में भी असफल आंदोलन ने भावी विकास को बहुत अधिक प्रभावित किया। इसने पुनर्जागरण के कार्य को पूर्ण कर इटली की संपूर्ण जनता को राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान कर दिया। राष्ट्रीय रूप में असफल होते हुए भी इसने इटली के अधिकांश राज्यों में संवैधानिक शासन की स्थापना करके राष्ट्रीय एवं उदारवादी आंदोलन को मिलाकर एक कर दिया। अंत में इस क्रांति ने आंदोलन को राजतंत्रीय बना दिया। इस आंदोलन ने जनतंत्रवादियों की असहाय स्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर दी, जबकि अपनी असफलता के बावजूद भी सार्डिनिया के राजवंश की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि क्रांति ने स्पष्ट कर दिया था कि वही एक ऐसा राज्य है जो बड़े पैमाने पर इटली की एकता के लिए काम कर सकता है। क्रांति की विफलता का एक और महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। 1789 से यूरोप के लोगों में ये विश्वास जमा हुआ था कि क्रांति के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में मनोवांछित परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से किए जा सकते हैं, परंतु 1848 की विफलताओं से ये विश्वास नष्ट हो गया और लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रांति को छोड़कर अन्य साधनों का आश्रय लेने लगे। यूरोप के भावी इतिहास को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 1848 की क्रांति का महत्व इस तथ्य में है कि इसने कुछ समय बम बहुत गहरे गाड़ दिए। वे थे वर्गीय घृणा तथा राष्ट्रीय ईर्ष्या, अखिल जर्मनवाद तथा अखिल इस्लालवाद। फ्रांस में एक अधिनायक तंत्र जिसमें भावी फासिज्म के कुछ लक्षण दृष्टिगोचर होते थे और कार्ल मार्क्स का दर्शन 19वीं शताब्दी के अंतिम अर्धभाग में और 20वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास का रूप इन्हीं प्रवृत्तियों एवं शक्तियों द्वारा निर्धारित हुआ। प्रश्न,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1848 का वर्ष क्रांतियों का वर्ष था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? प्रश्न 2, 1830 व 1848 की क्रांति की तुलना कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1848 का वर्ष क्रांति का वर्ष था, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, 1848 की क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। पृष्ठ 168। प्रश्न 3, ऑस्ट्रिया में 1848 की क्रांति का प्रभाव बताइए। प्रश्न 4, इटली अथवा जर्मनी में क्रांति के प्रभाव को लिखिए। प्रश्न 5, 1848 की क्रांति की असफलता के कारण बताइए। प्रश्न 6, 1848 की क्रांति के परिणाम लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, यूरोप के इतिहास में 1848 का वर्ष जाना जाता था। 1, शांति का वर्ष। 2, संघर्ष का वर्ष। 3, युद्ध का वर्ष। 4, क्रांतियों का वर्ष। उत्तर 4, क्रांतियों का वर्ष। प्रश्न 2, राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? 1, ऑस्ट्रिया में। 2, हंगरी में। 3, बोहेमिया में। 4, इटली में। उत्तर 2, हंगरी में। प्रश्न 3, 1848 की क्रांति के कारण किस बवेरियन शासक को त्यागपत्र देना पड़ा था? 1, लुई नेपोलियन। 2, लुई प्रथम। 3, लुई ब्लां। 4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 2, लुई प्रथम। प्रश्न 4, हॉलैंड के शासक विलियम द्वितीय ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1, उदारवादी। 2, राजतंत्रवादी। 3, एकतंत्रवादी। 4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 1, उदारवादी। प्रश्न 5, इंग्लैंड में जनता का चार्टर एक्ट तैयार किया गया था। 1, कैसलरे ने। 2, केनिंग ने। 3, विलियम लावेट ने। 4, पामस्टर ने। उत्तर 3, विलियम लावेट ने। प्रश्न 6, हंगरी का शासक अपने देश में किस राष्ट्रीयता को महत्व देना चाहता था? 1, सर्ब जाति को। 2, मग्यार जाति को। 3, रोमानियन जाति को। 4, क्रीट के लोगों को। उत्तर 2, मग्यार जाति को। प्रश्न 7, इटली के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने किसके पक्ष में गद्दी त्याग दी थी? 1, विक्टर इमैनुअल प्रथम। 2, फर्डिनेंड प्रथम। 3, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। 4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। प्रश्न 8, प्रशा का शासक विलियम किस वंश का महत्व बढ़ाना चाहता था? 1, हैब्सबर्ग वंश। 2, आर्लिया वंश। 3, बूर्बो वंश। 4, हाहोन-जार्लन वंश। उत्तर 4, हाहोन-जार्लन वंश। पृष्ठ 169।